इस लड़के का नाम कार्ल है। वो अपने माता पिता के साथ एक दूरदराज के गांव में रहता है। वहां उसके पिता मकई के किसान का काम करते थे। अपने पिता को हर दिन कड़ी मेहनत करते देख उसे अपने पिता के लिए दुख होता था और उसने उनकी मदद करने की पहल की। पहले तो उसके पिता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्ल को दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई और खेलने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन चूंकि वह जोर देता रहा, इसलिए उसके पिता ने आखिरकार उसे मदद करने की अनुमति दे दी। कुछ साल बाद कार्ल बड़ा हो गया है। बगीचे में काम करते समय अचानक उसकी मां उसे तैयार होने के लिए कहने आई। पता चला कि आज कार्ल का संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना सैन्य प्रशिक्षण चयन में हिस्सा लेने के लिए जाने का दिन है। उनके बिछड़ने के पल में उसके पिता ने उससे वादा करने को कहा कि वह फिर कभी गांव वापस नहीं आएगा। दुखद होने के बावजूद उसके पिता को यह शब्द कहने पड़े, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा काम पर ध्यान केंद्रित कर सके और शहर में एक सफल व्यक्ति बन सके, बिना अपने परिवार के बारे में सोचे। लेकिन जब वह सैन्य अड्डे पर पहुंचा तो कार्ल सिर्फ एक रसोइया बन पाया। उस समय अमेरिकी सेना अश्वेत लोगों को सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं देती थी। सोचते थे लोग गुलाम हैं जिन्हें गोरों के पैरों के नीचे काम करना पड़ता है। अगले दिन कार्ल और उसके दोस्तों ने अपनी कक्षा में एक गोरे छात्र को तैरते देखा। उसके दोस्त ने बताया कि गोरे लोगों और अश्वेत लोगों के तैरने का समय अलग अलग था। यह सुनकर उसे आश्चर्य हुआ कि इसे अलग क्यों करना पड़ा, जबकि वे दोनों इंसान हैं। फिर उसने लापरवाही से तैरने की हिम्मत की। जब कार्ल आया तो वहां मौजूद सभी लोगों ने तुरंत उसका अपमान किया। यहां तक कि जहाज के कप्तान ने भी अपने सहायक को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप उसे सजा वाले कमरे में बंद कर दिया गया। जब जहाज का कप्तान आया तो उसने कहा कि वह कार्ल की तैराकी की गति से प्रभावित है। कप्तान ने फिर उसे बचाव तैराकी टीम में डाल दिया। यह सुनकर कार्ल बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने माता पिता को सूचित करने के लिए एक पत्र लिखा। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर समुद्र के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घबराकर जहाज के कप्तान ने तुरंत एक गोताखोर को हेलीकॉप्टर पायलट को बचाने का आदेश दिया। लंबे इंतजार के बाद गोताखोर आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब रहा। गोताखोर का नाम चीफ संडे है। वह नौसेना में मास्टर चीफ के पद वाले गोताखोरों में से एक है। मास्टर चीफ सर्वोच्च गोताखोर टीम होती है। दुर्भाग्य से पायलट को सफलतापूर्वक निकाल लिए जाने के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। फिर एक दूसरा गोताखोर सह पायलट को बचाने के लिए नीचे उतरता है, जो अभी भी समुद्र में है। यहां एक गोताखोर केवल एक व्यक्ति को बचा सकता है, क्योंकि उस वर्ष गोताखोर के कपड़ों का वजन 200 किलोग्राम से अधिक था। जब दूसरे गोताखोर के नीचे जाने का समय आया तो सुरक्षा रस्सी टूट गई, जिससे गोताखोर तुरंत समुद्र के तल पर गिर गया। चीफ संडे फिर उसे बचाने के लिए बिना वेट सूट पहने बेतहाशा कूद पड़ता रहे। अंत में वे दोनों बचने में कामयाब रहे। इस घटना के परिणाम स्वरूप उसके फेफड़े बुरी तरह से घायल हो गए और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से ठीक होने तक फिर से गोताखोरी करने से भी मना कर दिया। डॉक्टर का फैसला सुनकर वह बहुत निराश हो गया और उसने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। अगले दिन कल के हंगामे का हिसाब देने के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में कार्ल सहित पूरी सैन्य नौसेना मौजूद थी। कप्तान ने फिर उसे डाइव टीम का कोच बनाने के लिए पदावनत करने का फैसला किया। जब मुकदमा खत्म हो गया तो कार्ल कप्तान के पास गया और मुख्यालय में डाइविंग प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति मांगी। उसने कहा कि वह कल चीफ संडे के बचाव को देखकर चकित था और अब उसने चीफ संडे की तरह एक बचाने वाला बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। उस मजबूत दृढ़ संकल्प को देखकर कप्तान का दिल पिघल गया और उसने उसे तैराकी डिवीजन से गोताखोरी डिवीजन में बदलने की अनुमति दे दी। अगले दिन वह प्रशिक्षण शिविर में पहुंचा। जब गार्ड को ड्यूटी का पत्र दिया तो गार्ड उलझन में दिखे, क्योंकि अब तक किसी भी अश्वेत व्यक्ति को मरीन बेस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। कुछ ही समय बाद चीफ संडे बाहर आया। पता चला कि वह डाइव कैंप में कोच होगा। कार्ल ने फिर वहां आने का उद्देश्य बताया, लेकिन चीफ संडे ने यह कहकर उसका मजाक उड़ाया कि अश्वेत व्यक्ति गोताखोर बनने के लायक नहीं है। अश्वेत लोग सिर्फ रसोइया बनने के लायक हैं। उसका अपमान सुनकर कार्ल केवल चुप और धैर्यवान रह सका। चीफ संडे के जाने के बाद वह शाम तक गेट पर इंतजार करता रहा। जब चीफ संडे लौटा तो वह कार्ल को अभी भी गेट के बाहर देखकर तंग आ गया था। उसने फिर उसे वापस उसके गांव पहुंचा दिया, लेकिन कार्ल ने मना कर दिया और कहा कि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह निश्चित रूप से नौसेना का सदस्य बनेगा। उसके दृढ़ संकल्प को देखकर उसने आखिरकार उसे अंदर आने दिया। शिविर में स्नोहिल नाम का एक छात्र उसके पास आया। वह अकेला गोरा व्यक्ति था जो कार्ल को त्वचा के रंग की परवाह किए बिना नमस्ते कहने को तैयार था। उसने फिर बताया कि शिविर का नेतृत्व मिस्टर पैपी नाम के एक पूर्व मरीन द्वारा किया जाता है। स्नोहिल फिर उसे उसके छात्रावास के कमरे तक ले गया। वहां एक नया गोरा छात्र देखा गया जिसने कार्ल के आने को स्वीकार नहीं किया। जब चीफ संडे आया
तो उसने वहां के सभी छात्रों को समझाया कि कार्ल अब शिविर में छात्र प्रशिक्षण का हिस्सा है। कोच के शब्द सुनकर दूसरे छात्र एक एक करके छात्रावास से चले गए और कहा कि अश्वेत लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने से बेहतर है कि नौसेना से बाहर निकल जाए, जब तक कि केवल कार्ल और स्नो हिल नहीं रह गए। रात में वह कार्ल को उठने के लिए मजबूर करता है और उसे बाहर घसीटता है, यहां तक कि उस पर पानी भी डालता है और कहता है कि अब से कार्ल को अपनी जगह पता होनी चाहिए। उसे आलसी होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि चीफ संडे अश्वेत लोगों को स्वीकार करता है। उसका नाम अब धूमिल हो गया है। कार्ल वहां केवल कोच के अत्याचार को सहन कर सका। अगले दिन कार्ल का पहला प्रशिक्षण शुरू होता है। चीफ संडे ने समझाया कि इस पहले अभ्यास में बहुत से लोग असफल होंगे, क्योंकि तैराकी और गोताखोरी दो अलग अलग चीजें हैं। वह जो जानता कि स्नो हिल अपने गृहनगर में सबसे अच्छा तैराक है, फिर उसने स्नो हिल के गोताखोरी कौशल का परीक्षण किया। आगे बढ़ने के कारण, गोताखोरी न कर पाने के कारण उसने तुरंत स्नो हिल को प्रशिक्षण से बाहर कर दिया। दिन बीतते गए। कार्ल अन्य छात्रों के साथ प्रशिक्षण से गुजरता रहा जब तक कि लिखित परीक्षा नहीं आ गई। उसे खराब अंक मिले। अधिकारी सूचित करेगा कि यदि अगली परीक्षा में फिर से खराब अंक आए तो उसे प्रशिक्षण से निकाल दिया जाएगा। सेमेस्टर ब्रेक के दौरान उसने पढ़ाई के लिए शहर की लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात जो नाम की एक लाइब्रेरियन से हुई। वह नर्सिंग की छात्रा है। लेकिन जब कार्ल ने जो से उसे पढ़ाई में मार्गदर्शन करने के लिए कहा तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि नौसेना के बारे में पाठ बहुत कठिन था और कार्ल को समझने में महीनों लग जाएंगे। कार्ल की दृढ़ता को देखकर उसने आखिरकार उसकी पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया और अंत में कार्ल अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल रहा। दोपहर ने चीफ संडे गोताखोरी सिखाने के लिए लौटा। उसने फिर रोर्क और अशर नाम के दो नए प्रशिक्षुओं को डूबे हुए जहाज को वेल्ड करने का आदेश दिया। लेकिन जब अशर फिर से वेल्डिंग कर रहा था, अचानक जहाज हिल गया जब तक कि वह लगभग एक खाई में गिर नहीं गया। घबराहट के बीच अशर की एयर होस फंस गई। ऊपर से सभी ने रोर्क और अशर की मदद के लिए चीखें सुनी। कार्ल ने फिर उन दोनों को बचाने के लिए स्वेच्छा से काम किया, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। चीफ संडे ने फिर उन्हें हवा खत्म होने से पहले उन दोनों को बचाने के लिए 5 मिनट दिए। जब वह उन्हें बचा रहा था, एक डरा हुआ रोर्क कार्ल से दूर भाग गया। उसे गुस्सा आया, लेकिन वह अशर की मदद करने के अपने मिशन पर केंद्रित रहा। और उसके बाद चीफ संडे ने नौसेना कमांडर से पुरस्कार पढ़ा, लेकिन पुरस्कार रोर्क को मिला। भले ही कार्ल ने अपने साथियों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कमांडर ने अभी भी उसकी सेवाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अश्वेत था। कार्ल के धैर्य को देखने वाले अन्य छात्रों को सहानुभूति महसूस हुई और धीरे धीरे वे उसके दोस्त बनने लगे। अगले दिन उसने गांव में अपने परिवार को फोन किया। फोन पर उसकी मां ने उसे बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। उसकी मां ने उसे बताया कि उसके पिता ने जानबूझकर उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, ताकि कार्ल अभी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, बिना अपने पिता की गंभीर रूप से बीमार हालत की चिंता किए। उसने फिर जो को अपने साथ आने के लिए कहा। इंतजार करते समय कार्ल के पास एक महिला आई। पता चला कि वह चीफ संडे की पत्नी है। कार्ल को रोता देख चीफ की पत्नी ने कहा कि उन दोनों का भाग्य एक जैसा था। वर्तमान में वह भी दुखी है, क्योंकि उनकी शादी के दिन चीफ संडे ने अपने साथी के साथ पार्टी करना चुना। उसने फिर कार्ल को उस बार में जाने के लिए आमंत्रित किया जहां उसका पति पार्टी कर रहा है। जब वे बार में पहुंचे तो अचानक नौसेना के सभी सदस्यों ने कार्ल को देखा और इसकी सूचना चीफ संडे को दी। चीफ ने फिर तुरंत कार्ल को डांटा और कहा कि अश्वेत लोगों को वहां रहने का कोई हक नहीं है। अपमान सुनकर वह क्रोधित हो गया और पहली बार उसने अपने कोच का विरोध करने की हिम्मत की। भावना के साथ उसने कहा कि उसका कोच उससे जलता है क्योंकि वह उससे बेहतर है। बार में थी तो वह हंगामे से भ्रमित थी। चीफ संडे ने फिर कार्ल को पानी के नीचे सांस रोकने की दौड़ के लिए चुनौती दी। अगर कार्ल हार जाता है तो चीफ उसे प्रशिक्षण शिविर से हटा देगा, लेकिन अगर कार्ल जीतता है तो वह स्नो हिल को शिविर में वापस आने देगा। कार्ल, जो अपने कोच के सभी अपमानों से तंग आ चुका था, ने तुरंत चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। कार्ल आखिरकार जीत गया। मैच खत्म होने पर कार्ल उलझन में था कि जो कहीं नहीं दिख रही है। उसने तुरंत उसका पीछा किया। उसने फिर पूछा कि जो क्यों चली गई। उसने समझाया कि वह वहां अलविदा कहने आई थी, क्योंकि उसे शहर के बाहर नौकरी मिल गई थी और वह कल जा रही थी। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसने फिर लापरवाही से जो को शादी का प्रस्ताव देने की हिम्मत की। उसने वादा किया कि प्रशिक्षण से स्नातक होने के बाद वह निश्चित रूप से उससे मिलने जाएगा। अगले दिन मिस्टर पैपी ने चीफ संडे को बुलाया।
उसने चीफ से कहा कि वह कल की परीक्षा में कार्ल को पास न करे, चाहे कुछ भी हो जाए। मिस्टर पैपी नहीं चाहते थे कि कोई भी अश्वेत व्यक्ति शिविर से स्नातक हो। भले ही वे दोनों कार्ल को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चीफ को मिस्टर टैपी के व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के तरीके से नफरत थी। कल की घटना के बाद से उसे एहसास हुआ कि कार्ल उससे कहीं बेहतर है, लेकिन फिर भी वह वरिष्ठों के आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सका। उसने फिर कार्ल को आदेश दिया। वहां वे दोनों बहस करते हैं क्योंकि कार्ल अभी भी परीक्षा देना चाहता है। भावुक चीफ ने तुरंत उस रेडियो को पटक दिया जो कार्ल के पिता ने उसे दिया था। यह देखकर कि उसके पिता द्वारा छोड़ी गई एकमात्र चीज क्षतिग्रस्त हो गई है, कार्ल बहुत दुखी है। अगले दिन जब सभी प्रतिभागी तैयार हो रहे थे, अप्रत्याशित रूप से कार्ल आया। उसने फिर आत्मविश्वास से भरी नजर से अपने कोच को देखा। उस नजर को देखकर चीफ के पास आखिरकार कोई विकल्प नहीं बचा और उसने उसे परीक्षा देने की अनुमति दे दी। सभी प्रतिभागियों के तैयार होने के बाद परीक्षा शुरू होती है। ऊपर से कई लोगों ने पानी में टेस्ट किट वाले बैग फेंके, लेकिन जब कार्ल की बारी आई तो मिस्टर पैपी के आदेश पर बैग फाड़ दिया गया। पानी में उसे कुछ भी पता नहीं था। वह अभी भी उपकरण खोजने की कोशिश कर रहा था। कई घंटे बीत गए। प्रतिभागी एक एक करके सफलतापूर्वक परीक्षा पूरी कर चुके थे, जब तक कि केवल कार्ल पानी में नहीं बचा। परीक्षा की निगरानी करने वाले मिस्टर पैपी ने फिर चीफ से कहा कि कार्ल को पानी में तब तक रहने दो जब तक उसकी सांस खत्म न हो जाए। वहां उसे एक दुविधा महसूस हुई। वह मिस्टर पैपी के आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, जबकि जो काम पर थी, कार्ल के बारे में एक बुरा एहसास होने पर वह तुरंत परीक्षा स्थल पर चली गई। देर रात तक कार्ल अभी भी समुद्र के नीचे था। चीफ और अन्य परीक्षार्थी चिंतित होने लगे थे। मिस्टर पैपी दूर से फोन पर चिल्लाते रहे कि चीफ कार्ल की मदद न करे। चिंता के बीच उसने आखिरकार बॉस के आदेशों का विरोध करने का फैसला किया और तुरंत अन्य परीक्षार्थियों को कार्ल को सतह पर उठाने का आदेश दिया। लेकिन जब वे खींचने की कोशिश करते हैं तो कार्ल अचानक सतह पर आ जाता है और वह पूरी तरह से पास हो जाता है। अगले दिन स्नातक समारोह में स्नो हिल शिविर में उसे अच्छी और बुरी खबर बताने आया। अच्छी खबर यह है कि नौसेना ने उसे फिर से गोताखोरी प्रशिक्षण लेने की अनुमति दे दी है, और बुरी खबर यह है कि चीफ संडे को मिस्टर पैपी के आदेशों की अवहेलना करने के लिए निकाल दिया गया है। वह केवल चुप रह सका। उसने फिर अपना सामान बिस्तर पर पैक किया। वह यह देखकर हैरान था कि उसके पिता का रेडियो पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसे पता चला कि चीफ संडे ने इसे ठीक किया था। कुछ साल बाद कार्ल अब नौसेना में एक वरिष्ठ गोताखोर है। उसने जो से शादी भी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। वर्तमान में वह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े मिशन को अंजाम दे रहा है, अर्थात समुद्र तल पर डूबे एक परमाणु बम को खोजना। कमांडर ने उसे बताया कि जब बम फटता है तो विस्फोट की शक्ति एक पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। पहले तो कमांडर को संदेह था कि क्या कार्ल अकेले मिशन पूरा कर सकता है, लेकिन उसने फिर से सभी को साबित कर दिया कि वह सफल हुआ। उसकी सफलता के बारे में कार्ल की सफलता का पूरे अमेरिका में सीधा प्रसारण किया गया। कार्ल, जिसे पहले सिर्फ इसलिए तुच्छ समझा जाता था क्योंकि वह अश्वेत था, अब वह एक नायक है। कमांडर ने फिर अन्य सदस्यों को बम को सतह पर उठाने का आदेश दिया, लेकिन जब बम उठाया गया, देखिए, जब कार्ल की आंख खुली तो वह हैरान था कि वह अस्पताल में क्यों है। जो ने फिर उसे बताया कि यह कल की घटना का परिणाम था। उसका पैर लगभग कट गया था और उसे फिर से सामान्य रूप से चलने में असमर्थ घोषित कर दिया गया था। यह सुनकर वह चौंक गया। उसे अपने पिता पर शर्म महसूस हुई कि वह उन्हें गौरवान्वित करने में असफल रहा। दूसरी ओर चीफ संडे को उसके ड्राइविंग लाइसेंस के रद्द होने के बाद गंभीर अवसाद के कारण एक मानसिक अस्पताल में देखा जाता है। अगले दिन जब वह अकेला बैठा था, एक नर्स ने उसे एक अखबार दिया। कागज में उसने कल कार्ल की दुर्घटना के बारे में खबर देखी। एक पूर्व शिक्षक के रूप में उसने कार्ल को अस्पताल में देखने जाने के लिए मजबूर महसूस किया। कमांडर और उसका सहायक कार्ल को देखने आए। कुछ ही समय बाद हैंक्स नाम का नौसेना कप्तान भी वहां आया। कार्ल ने ठीक होने पर काम पर लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कप्तान हैंक्स ने अनिच्छा से कहा कि वह फिर कभी गोता नहीं लगा पाएगा। कप्तान हैंक के शब्द सुनकर उसने मुझे एक अखबार की कहानी दिखाई जो केवल एक पैर वाले एक गौरवान्वित वायुसेना पायलट के बारे में थी। उसने कप्तान हैंक्स से उसे कुछ हफ्ते देने के लिए कहा ताकि वह यह साबित कर सके कि वह भी पायलट के कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है और नौसेना का गौरव बन सकता है। उसने डॉक्टर से अपना पैर काटने के लिए भी कहा ताकि उसके मिशन में बाधा न आए। जब सब चले गए तो जो ने उनकी बातचीत सुन ली थी। उसने तुरंत कार्ल को डांटा और उसकी दबंग इच्छा का विरोध किया।
वहां कार्ल को एक दुविधा महसूस होती है कि क्या उसे अपने सपने को छोड़ देना चाहिए और एक छोटे से परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहिए या अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। अपना मन बनाने के बाद आखिरकार उसने फिर से अपने सपने का पीछा करना चुना। सर्जरी से उबरने के दौरान उसने केवल एक पैर पर रहने की आदत का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अभ्यास करते समय चीफ अंदर आता है और कहता है कि कल जब उसने कार्ल के बारे में खबर पढ़ी तो उसे लगा कि उन दोनों का भाग्य एक ही है, अर्थात वे दोनों इसीलिए गिरे हुए हैं क्योंकि वे अब और गोता नहीं लगा सकते। लेकिन एक पूर्व शिक्षक के रूप में वह जानता था कि चीफ की नजर में कार्ल कौन है। कार्ल एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानता। उसने फिर नौसेना के अधिकारियों को उसे गोताखोरी में वापस आने देने के लिए मनाने की कोशिश करने का वादा किया। वह उसे पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी अवधि के माध्यम से भी मदद करेगा। सम्मेलन का दिन आ गया है। नौसेना में कार्ल के भाग्य का निर्धारण करने का संकल्प। दुर्भाग्य से दरवाजे पर एक गार्ड ने चीफ को कोर्ट रूम में प्रवेश करने से रोक दिया। कार्ल द्वारा कुछ सवालों के जवाब देने के बाद कप्तान हैंक्स ने एक गार्ड को वेट सूट लाने का आदेश दिया। उसने कार्ल को चुनौती दी कि अगर वह 200 किलोग्राम से अधिक वजन वाले वेट सूट में 12 कदम चल सकता है तो वह उसे फिर से गोताखोर बनने की अनुमति देगा। कमरे के बाहर चीफ भड़क गया और गार्ड को उसे अंदर जाने देने के लिए मजबूर किया। आखिरकार डर के मारे गार्ड ने चीफ को कोर्ट रूम में प्रवेश करने दिया। दरवाजा खोलने पर वह यह देखकर हैरान रह गया कि उच्च अधिकारी कार्ल को 200 किलोग्राम से अधिक वजन वाला वेट सूट पहनने के लिए कह रहे हैं। पीछे से कार्ल की पत्नी और उसका बेटा अपने पिता के संघर्ष को देखने के लिए अभी अभी पहुंचे हैं। चीफ ने उच्च अधिकारियों से यह समझाकर नरमी बरतने की मांग की कि आम लोगों के लिए इतने भारी वेट सूट में चलना मुश्किल है। कार्ल की तो बात ही छोड़िए, लेकिन कार्ल ने आत्मविश्वास भरी नजर से चीफ को आश्वस्त करना जारी रखा। वह साबित करेगा कि कमी किसी के लिए अपने सपने को प्राप्त करने में बाधा नहीं है। अपने छात्र के दृढ़ संकल्प को देखकर चीफ ने कार्ल के फैसले का समर्थन करना चुना। फिर जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने खड़ा होना शुरू किया और अपने 12 कदम शुरू किए। 1 2 3 4। एक नौसेना गोताखोर, अब तुम इस डाइव को रिपोर्ट करो कुकी। अंत में वह अपने 12 कदम पूरे करने में कामयाब रहा। कार्ल के प्रयासों को देखकर कप्तान हैंक्स और सभी उच्च अधिकारियों ने कार्ल को फिर से नौसेना गोताखोरों में शामिल करने के लिए सहमत होने का फैसला किया। अचानक पूरी दर्शक दीर्घा खड़ी हो गई और कार्ल के संघर्ष को देखकर आश्चर्य में तालियां बजाने लगी। बीच उत्सव में चीफ को लगा कि एक शिक्षक के रूप में उसके कर्तव्य पूरे हो गए हैं। फिर वह चला गया और उस अश्वेत छात्र को अंतिम सलामी दी जिसने उसे जीवन का एक अनमोल सबक सिखाया था, अर्थात अपने सपनों को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प।